हेलो दोस्तों, आज हम कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। स्टोरी की शुरुआत जीतू भैया से होती है, जो अपने स्टूडेंट के द्वारा जेई एग्ज़ाम में पास न होने के प्रेशर में सुसाइड करने वाले सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। बच्चों को हमेशा उम्मीद देने वाले और उनकी हर समस्या का समाधान करने वाले जीतू भैया एकदम हताश हो गए हैं। वो खुद अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। फिर सीन एमर्स कोचिंग का होता है, जहाँ ऑफिस में मीनल, वैभव और उदय जाते हैं और पूछते हैं कि जीतू सर कहाँ हैं। वो पिछले 2-3 महीनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, जिसे सुनकर स्टाफ के मेंबर बबलू कोई ना कोई बहाना बनाकर पहले की तरह उन्हें वहां से जाने को कहते हैं। तब वे तीनों कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और हमारे कोर्स भी अधूरे हैं, ऐसे में तो हम फेल हो जाएंगे। जिस पर वहीं बैठे गगन सर उनसे कहते हैं कि मंडे को जीतू सर पक्का आ जाएंगे, अब आप लोग अपने अपने क्लास में जाइए। लेकिन हकीकत तो ये होता है कि जीतू सर किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं और वे स्टूडेंट के सुसाइड के गम में नशा तक करने लगे हैं, क्योंकि जीतू भैया उसके सुसाइड का जिम्मेदार खुद को समझने लगे थे। एंड फिर उन्हें उनके दोस्त नवीन का फ़ोन आता है, जिससे जीतू भैया ने अपनी एमर्स कोचिंग खोलने के लिए उधार पैसे लिए होते हैं और जीतू भैया न चाहते हुए भी उसके फ़ोन को उठाते हैं। तब नवीन उनसे कहता है कि मैंने फ़ोन अपने पैसे मांगने के लिए नहीं किया है, मुझे ट्रस्ट है कि तू कभी ना कभी पैसे वापस लौटा ही देगा। मैंने तो फ़ोन अपनी बुआ के लड़के के लिए किया है, जिसे जेई का एग्ज़ाम देना है। तू उसे अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि तू बच्चों को फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करता है, इसलिए तो तुझसे बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जिसे सुनकर जीतू भैया को समझ में आ जाता है कि सारे बच्चे इसी उम्मीद में फ़ोन कर रहे हैं कि कब जीतू भैया आएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। फिर जीतू भैया खुद को मोटिवेट करते हुए एमर्स कोचिंग पहुंच जाते हैं। एंड फिर सीन वैभव, मीनल और उदय के रूम का होता है, जहां वैभव का कजिन रिंकू आया हुआ होता है, जिसका आईपीएल के ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ होता है, जो बताता है कि उसने कोहली को भी बॉलिंग किया है और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाया है। जिसे सुनकर मीनल और उदय काफ़ी एक्साइटेड होकर रिंकू की तारीफ़ करने लगते हैं। लेकिन वहीं बैठा वैभव इस बात से खुश नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि रिंकू कितना आगे निकल गया है और मैं वहीं का वहीं रह गया। कुछ देर बाद रात में वर्तिका, शिवांगी, मीनल, उदय और वैभव के साथ रिंकू से मिलने आते हैं, जहां वे सभी रिंकू की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वैभव की गर्लफ्रेंड वर्तिका रिंकू से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वो रिंकू का कोहली के साथ खेलने वाला पोस्टर उसके ऑटोग्राफ के साथ अपने रूम में चिपकाने तक को तैयार हो जाती है। जिसे सुनकर वैभव एकदम जल भुन जाता है, लेकिन वर्तिका समझ चुकी थी कि वैभव अपनी कजिन से जलन की भावना रखने लगा है। और अगले दिन स्टडी के दौरान वर्तिका को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, जिस पर वैभव उस पर गुस्सा होकर टोंट मारने लगता है। तभी वर्तिका उससे कहती है कि मैं अपने रूम में पोस्टर किसी का भी लगाऊं, लेकिन मेरे फ़ोन के वॉलपेपर तो तुम्हारा ही फ़ोटो होगा। एंड फिर दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर सीन एमर्स कोचिंग का होता है, जहाँ जीतू सर केमिस्ट्री की टीचर पूजा मैम से पूछते हैं कि आप कब तक यहाँ पढ़ाएंगी, क्योंकि पूजा मैम अग्रवाल सर की तबीयत खराब होने के कारण जयपुर से कोटा आकर उनकी जगह पढ़ा रही थी। तब पूजा मैम कहती हैं कि मैं बच्चों को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगी और साल के अंत तक रहूंगी। जिसे सुनकर जीतू सर खुश हो जाते हैं। एंड फिर वैभव की माँ उसे फ़ोन पर बताती हैं कि रिंकू का आईपीएल में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन वैभव इस बात से थोड़ा भी खुश नहीं होता है और गुस्से में फ़ोन काट देता है। आगे उदय और मीनल को भी इस बात का पता चलता है, जिस पर वे वैभव से पार्टी मांगते हैं। तभी वैभव उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आईपीएल में सिलेक्शन मेरा नहीं, मेरे भाई का हुआ है। और यह सब होते हुए जीतू भैया उन्हें देख लेते हैं। फिर तीनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वैभव को समझाते हैं कि किसी के लाइफ की जर्नी इजी नहीं होती है। तुम खुद सोचो, जेई के एग्ज़ाम में तो हर साल 11 लाख ही स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में तो कोने कोने से खेलने लोग आते हैं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो रिंकू से जेलस फील मत कर, बल्कि मोटिवेट हो कि कैसे सफलता पाने के लिए डटे रहते हैं। एंड फिर वैभव खुश होकर अपने भाई को फ़ोन पर बधाई देता है। फिर सीन मीना का होता है, जो पैसे की तंगी के कारण न तो अपना रूम रेंट भर रहा था और न ही अच्छे से खा पी पा रहा था। इस बात को मीना के सभी दोस्त जानते थे, लेकिन मीना उन्हें कुछ बताने को तैयार ही नहीं था और न ही उनसे हेल्प लेना चाहता था। आगे जीतू भैया को एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया जाता है, जहां उनसे पूछा जाता है कि लाखों बच्चे कोटा आते हैं, उनमें से कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं, तो वे असफल होने वाले विद्यार्थी या तो
सुसाइड कर लेते हैं या अपने आप को फेलियर मान लेते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जिस पर जीतू भैया बताते हैं कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, कुछ पास हो जाते हैं और कुछ थोड़े नंबरों से फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें न तो फेलियर समझना चाहिए और न ही यह समझना चाहिए कि वे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा समाज ऐसा है कि उनको फेलियर ही मानता है और कोई उन्हें सपोर्ट नहीं करता, ना ही अप्रिसिएट करता है। ऐसी भावना को बदलना होगा। फिर सीन मीनल का होता है, जो वैभव और उदय के काफ़ी पूछने पर बताता है कि सूखे के कारण उसका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, इसलिए वो एक टाइम ही भोजन कर रहा है और मैं तुम लोगों से हेल्प इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि इस वजह से मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। अगले दिन उदय मीना को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने के लिए लगा देता है, जहाँ मीना को 1 घंटे पढ़ाने का 5,000 रुपया मिलता है। मीना इस काम के लिए राजी हो जाता है। आगे एक लड़का और आ जाता है, अब उसे 5 की जगह 10,000 रुपये मिलने लगता है, जिसके लिए मीना को अब 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाना पड़ता है। लेकिन उस ट्यूशन के पैसे से मीनल काफ़ी अच्छे से खा पी पा रहा था और टाइम पर हाउस रेंट भी दे रहा था। आगे उसके पैसे कमाने की भूख बढ़ने लगती है और इस बीच उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है। आगे मीना जीतू भैया से मिलने जाता है किसी प्रॉब्लम के लिए, जहां मीनल के ट्यूशन पढ़ाने के बारे में जीतू भैया को पता चलता है, जिसे सुनकर वो शौक हो जाते हैं और उदय और वैभव को भी बुला लेते हैं। फिर मीनल को समझाते हैं कि मैं यह कोचिंग अपने दोस्त से उधार पैसे लेकर चला रहा हूँ। अभी तुम्हें कोचिंग का 5-10 हज़ार रुपया ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर ये 5-10 हज़ार मिनटों में उड़ जाएगा। तुम जेई के लिए बने हो, बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए तुम्हें पैसे मैं दे रहा हूँ। आगे जीतू सर के पास बच्चों की कंप्लेन आती है कि किसी को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर वे गगन सर से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब गगन सर उनसे कहते हैं कि सारे बच्चों को साथ लेकर चलना बड़ा ही मुश्किल है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ टॉपर्स का फोकस्ड ग्रुप बनाते हैं, जिससे शायद एग्ज़ाम के बाद हमें कुछ टॉपर्स मिल जाएं और हमारे कोचिंग का नाम हो जाए, नहीं तो हम अगले साल एडमिशन के लिए तरसते रह जाएंगे। जिसे सुनकर जीतू भैया भड़क जाते हैं और कहते हैं कि बच्चों की मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, मैं उनसे भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आपको पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। गगन सर जीतू सर के इस रवैये से थोड़ा डिस्टर्ब होकर वहाँ से चले जाते हैं। इन सारी बातों से जीतू भैया डिप्रेस्ड होकर अपने मनोचिकित्सक से मिलने जाते हैं, जहाँ वो सारी बातें सुनकर जीतू को बताती हैं कि गगन और तुम्हारा दोनों का एम एमर्स को आगे बढ़ाना है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। इस पर जीतू भैया कहते हैं कि बच्चों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्हें लगता है कि मैं उनकी हर समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। तब वो कहती हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि तुम बच्चों के जीतू भैया क्यों हो, जीतू सर क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों से यही लगाव तुम्हें बार बार डिप्रेशन में डाल रहा है, क्योंकि जो इंसिडेंट पास्ट में हुआ है उस सदमे से तुम अभी तक उबर नहीं पाए हो। ऐसा आगे और भी होगा जब तक कि तुम जीतू सर नहीं बनोगे, क्योंकि जब एक एथलीट को चोट लगती है तो वो कुछ समय रेस्ट लेकर फिर आगे बढ़ता है, लेकिन तुम उसी चोट के साथ आगे बढ़ रहे हो, इस कारण वो और भी गंभीर होता जा रहा है। आगे वैभव और मीना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि उनका दोस्त उदय गेमिंग पार्लर में दिन रात गेम खेलने लगता है। उसे एग्जाम की तो कोई चिंता ही नहीं थी। टेस्ट सीरीज देने के दौरान मीनल और वैभव नोटिस करते हैं कि पिछले 3 बार से उन्हें वही रिजल्ट और वही मार्क्स मिल रहा है, क्योंकि वैभव की रैंक अभी भी 12,000 है, जबकि मीनल की रैंक 9,000 आ रही है, लेकिन उन्हें तो 3,000 रैंक के अंदर आना है। इससे परेशान होकर वे जीतू भैया से इसके बारे में बात करते हैं, जहां जीतू भैया उन्हें बताते हैं कि देखो समय कम है और तुम्हें ही करना है, अब कैसे भी करके तुम कोर्स को कंप्लीट करो। आगे क्लास लेने के दौरान ही जीतू सर को बबलू एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां जीतू भैया से मिलने राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मानवेंद्र चौहान आए हुए होते हैं और वे जीतू भैया से कहते हैं कि आपका मैंने एजुकेशन सिस्टम से परेशान होने वाला पॉडकास्ट देखा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और वे उन्हें ऑफर देते हैं कि आप लाखों करोड़ों बच्चों की लाइफ चेंज करने के लिए पॉलिसी मेकर क्यों नहीं बन जाते हैं, और इसके लिए आप मेरे साथ जयपुर चलिए। लेकिन जीतू भैया इससे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि फ़िलहाल तो मैं इस साल अपने कोचिंग में ही रहने वाला हूं, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़रूरी तो मेरे बच्चों का भविष्य है जो कि मेरे सहारे बैठे हुए हैं। एंड फिर सीन माहेश्वरी क्लासेस का होता है, जहां पर सर बता रहे होते हैं कि इस बार का पेपर IIT बॉम्बे सेट कर रहा है, जो कि बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि एक बार 2015 में मैथ्स के पेपर को IIT बॉम्बे ने सेट किया था, जिसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी टीम को घंटों लग गए थे, इसलिए तैयार हो जाओ। जिसे
सुनकर वैभव के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो मीना को फ़ोन पर सारी बातें बताता है। तब मीना कहता है कि हम 2015 का ही पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। एक तरफ मीना और वैभव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, दूसरी तरफ उदय पैसे लगाकर गेम खेल रहा होता है। पेपर सॉल्व करने के बाद मीना का 93 मार्क्स आता है जबकि वैभव का 83 मार्क्स आता है, लेकिन पासिंग मार्क्स तो 115 होता है, जिसे देखकर वो एकदम परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ उदय गेम जीत जाता है और उसका एक दोस्त ज़बरदस्ती उसे दारू पिला देता है। अगले दिन रिवीजन क्लास के दौरान जीतू सर से बबलू बताता है कि उदय हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर तुरंत ही जीतू भैया, पूजा मैम, मीना, वैभव, वर्तिका और शिवांगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां जीतू भैया को उदय बताता है कि उसकी स्कूटी को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया, इसलिए उसका पैर टूट गया है। तभी वहां उदय के माँ बाप आ जाते हैं और जीतू सर से कहते हैं कि आपके रहते हुए मेरे बेटे ने कैसे ड्रिंक कर लिया। इस पर जीतू भैया चुप हो जाते हैं और परेशान होकर फिर अपने मनोचिकित्सक के पास जाकर सब कुछ बताते हैं, जिस पर वो कहती हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम भैया छोड़कर सर बन जाओ, बच्चों की सारी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन पता चलता है कि जेईई और बोर्ड्स के एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी है, जिनके बीच केवल 15 दिनों का ही गैप है, जिसे सुनकर वैभव काफ़ी गुस्सा होता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि जेईई पास करने के बाद भी अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम में 75% मार्क्स नहीं लाएगा तो जेईई में उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वैभव के चिल्लाने की खबर जीतू भैया को भी लगती है, जिस पर वो साफ कह देते हैं कि ये रूल सारे स्टूडेंट के लिए बना है, उसके अकेले के लिए नहीं, उसको खुद ही शांत होना पड़ेगा। जीतू सर की इस व्यवहार से बबलू समेत सभी टीम के मेंबर शॉक हो जाते हैं और फिर वैभव को गगन सर समझाते हैं कि अभी पेपर में बहुत टाइम है, तुम करो, हो जाएगा। आगे वो दिन आता है जिस दिन जेईई का रिजल्ट आता है। करीब उसमें 11,33,000 स्टूडेंट बैठते हैं और जो बच्चा इस एग्ज़ाम में पास होगा वही एडवांस का एग्ज़ाम दे पाएगा। एंड फिर पता चलता है कि उदय, वैभव, मीनल समेत सभी जेईई में पास हो गए हैं, जिसे सुनकर सभी काफ़ी खुश होते हैं और बबलू जीतू सर से बताता है कि नए एडमिशन के लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, हमारे एमर्स ने तो कमाल कर दिया है। इसी बीच जीतू सर एमर्स की टीम के बीच अनाउंस करते हैं कि मैं एमर्स छोड़कर जयपुर जा रहा हूँ, जहाँ पॉलिसी मेकिंग करूँगा और बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म हेल्प करूँगा। एमर्स को आप लोग संभाल लेंगे, स्पेशली पूजा मैम, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप मेरी जगह ले सकती हैं। अब तो आप पूजा मैम से पूजा दीदी बन गई हैं। सारे बच्चों को बधाई देते हैं। फिर एडवांस के एग्ज़ाम का दिन होता है, जहाँ वे एग्ज़ाम से पहले सारे बच्चों को अच्छी प्रकार से समझाते हैं कि कैसे एग्ज़ाम देना है और फिर सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वैभव सेंटर पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि गलती से वो किसी दूसरे सेंटर पर पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो गलत आ गया है। इसलिए वो एक अंकल से स्कूटर पर लिफ्ट लेकर अपने सेंटर पर पहुँच जाता है, जहाँ जीतू भैया गार्ड से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद वैभव को सेंटर के अंदर घुसा देते हैं। आगे रिजल्ट का दिन होता है, जहाँ पता चलता है कि उदय फेल हो गया है, लेकिन वो दुखी नहीं होता क्योंकि उसे पहले ही पता था कि वो फेल होने वाला है। जबकि वर्तिका और मीनल पास हो जाते हैं, जिसमें मीना को बहुत ही अच्छा रैंक मिलता है, लेकिन वैभव फेल हो जाता है, जिस पर वैभव समेत सारे दोस्त दुखी हो जाते हैं। फिर जीतू भैया वैभव के रूम में जाते हैं, जिन्हें गले लगकर वैभव खूब रोता है और कहता है कि बस मेरा ही सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिस पर जीतू भैया उसे समझाते हैं कि अगली बार के लिए तुम ट्राई करो, जिस पर वैभव कहता है कि इस बार तो आप भी नहीं रहेंगे। तो जीतू भैया कहते हैं कि मैं तो इस बार था, लेकिन तब भी तुम्हारा नहीं हुआ, किसी के आने और जाने से तुम अपना टारगेट मत भूल जाओ। फिर आगे जीतू भैया के घर के बाहर सारे स्टूडेंट आकर उन्हें विदा करते हैं। आगे जीतू भैया और वैभव अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक तरफ वैभव फिर से एमर्स ज्वाइन कर लेता है, तो दूसरी तरफ जीतू भैया जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और यहीं पर कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 समाप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।